कल हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में चर्चा की और उसमें हमने ये देखा कि जो मिडिल क्लास में जो समाज के अंदर असमानताएं थी, भेदभाव था, जन्मने विशेषाधिकार थे, उनके खिलाफ आवाज उठानी शुरू की और उन्होंने ये कहा कि भी कुछ व्यक्ति के अपने कुछ नैसर्गिक अधिकार हैं, उसके अनुसार उसको अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। तो जो वो पृष्ठभूमि तैयार की गई थी, उसके बाद जो आगे टॉपिक है वो है अपनी क्रांति की शुरुआत, यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो मैंने आपको बताया कि फ्रांस के अंदर लुई 14, 15 और 16 के शासन के दौरान जो राजनीतिक परिवर्तन हुए, लगातार युद्ध हुए, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ और लुई 16 ने अपने राजसी ठाट बाट और शान शौकत को दर्शाने के लिए जो अपव्यय किया, इससे फ्रांस का जो एक आर्थिक जो सिस्टम है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है या राजकोषीय जो घाटा है, उस घाटे की भरपाई करने के लिए लुई 16 ने एस्टाट जनरल की एक सभा बुलाई। एस्टाट जनरल, ये एस्टाट जनरल जो है वो एक राजनीतिक सभा थी, राजनीतिक निर्णय लेने वाली एक सभा थी। जैसे आज के समय हम देखें कि अपनी जो पार्लियामेंट है वो जितने भी लेजिस्लेटर से संबंधित, कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट से संबंधित जो भी निर्णय लेती है, तो ऐसे ही फ्रांस के अंदर एक राजनीतिक सभा होती थी, एस्टाट जनरल, और इस एस्टाट जनरल की मीटिंग बुलाने का जो अधिकार है वो सम्राट के पास होता था। ये एस्टाट जनरल की जो सभा है, ये अंतिम सभा 1614 में बुलाई गई थी। अब 175 वर्ष के बाद, यानी कि 1789, और वो तारीख है 5 मई 1789 को एक एस्टाट जनरल की सभा बुलाई गई। क्यों? क्योंकि उस समय लुई 16 के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम था नेकर। इसने जो वित्त मंत्री ने कहा कि हमें अपने राजनीतिक या जो अपने वित्तीय जो राजकोष है उसकी भरपाई करने के लिए हमें टैक्स जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे या रेवेन्यू जो कलेक्शन है, ताकि डे बाय डे का प्रशासनिक सिस्टम जो है फ्रांस के अंदर सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो उस समय जो एस्टाट जनरल की जो सभा बुलाई गई थी, मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि फ्रांस के अंदर जो 3 वर्ग थे, 3 एस्टेट जो थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय एस्टेट। यानी कि प्रथम एस्टेट में था आपका पादरी वर्ग, नोबिलिटी यानी कुलीन वर्ग और आम जन। इन सभी के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो एस्टाट जनरल में भेजते थे। पादरी वर्ग से आते थे 300 प्रतिनिधि, कुलीन वर्ग से भी 300 प्रतिनिधि और तृतीय स्टेट से 600 प्रतिनिधि जो है वो एस्टाट जनरल में भेजे जाते थे। लेकिन वहां का जो वोटिंग राइट्स जो था, किसी भी निर्णय, अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए वहां का जो वोटिंग सिस्टम जो था, उसमें इनका प्रत्येक एक वोट माना जाता था। अब यहां देखो, प्रथम और द्वितीय स्टेट ही राजनीतिक रूप से मजबूत थे, क्योंकि इनके 2 वोट और इनका होता था 1 वोट। अब देखो, जब ये 5 मई 1789 को जो एस्टाट जनरल की सभा बुलाई गई, उस सभा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट को जो है इसमें इनमें भाग लिया। इनमें
महिलाएं, कारीगर और जो निम्न वर्ग के जो लोग थे उनको उस सभा में आने की अनुमति नहीं थी। तीसरा क्या था इसके अंदर, प्रथम और द्वितीय स्टेट के जो प्रतिनिधि थे उनको आमने सामने की कतारों पर बिठाया गया और ये जो आमजन के यानी तृतीय स्टेट के जो लोग थे इनको पीछे वाली कतारों में बिठाया गया, यानी कि खड़ा किया गया। इनको बैठने का भी अधिकार नहीं था। अब ये तृतीय स्टेट के जो लोग थे इन्होंने डिमांड रखी कि भी इंडिविजुअल यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को एक मत का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी निर्णय लिया जाता था इसमें प्रथम और द्वितीय स्टेट वोट और इनका एक वोट काउंट होता था। तो इसी कारण हमेशा से ही तृतीय स्टेट जो है वो डिसीजन को प्रभावित नहीं कर सकता था। यहां इन्होंने डिमांड रखी कि भी हमें इंडिविजुअल एक वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। उस डिमांड को लुईस 16 ने मानने से इनकार कर दिया। अब ये तृतीय स्टेट के जो लोग थे इन्होंने इस एस्टाट जनरल जो एक सभा थी, एक राजनीतिक सभा थी, उसका बायकॉट कर दिया और ये लोग यहां से इनका यहां एक प्रसिद्ध नारा था और वो नारा ये था कि बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि भाई ये नारा जो है बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं, ये इसकी उपज कहां से है? तो इस तृतीय स्टेट के लोगों ने ये डिमांड रखी थी कि हम बिना प्रतिनिधित्व के कोई टैक्स नहीं देंगे, कोई टैक्स पे नहीं करेंगे और इन्होंने इस एस्टाट जनरल की जो सभा थी उसका बायकॉट करके और ये सभी लोग इंडोर टेनिस कोर्ट, इंडोर टेनिस कोर्ट में ये जमा हुए यानी कि एकत्रित हुए और इन्होंने ये कहा कि ये जो तृतीय स्टेट जो है ये पूरे फ्रांस का प्रतिनिधित्व करती है। ये इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए, वहां पर इन्होंने शपथ ली गई इनके द्वारा और एक कॉन्स्टिट्यूशन जो निर्माण जो है उसकी इन्होंने मांग की गई इनके द्वारा और इनको जो लीड कर रहे थे इनका जो नेता था वो मीराबाई और आबेसी, ये इस तृतीय स्टेट के लोगों को लीड कर रहे थे। मीराबाई जो है ये कुलीन वर्ग से रिलेटेड था, आबेसी जो है ये एक पादरी था। यहां आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये जो लोग थे तृतीय स्टेट के लोग जब ये इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए तो इनमें यानी कि ये जो प्रथम और द्वितीय स्टेट में जो लोग थे यानी कि यहां पर मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि यहां पर भी जो फ्यूडल लॉर्ड थे उनके अंदर भी एक अपर क्लास और एक लोअर क्लास थी। पादरी वर्ग के अंदर भी कुछ अपर क्लास और लोअर क्लास के लोग थे। तो यहां पर जो लोअर क्लास के जो लोग थे ये भी तृतीय स्टेट में शामिल हो गए और इंडोर टेनिस कोर्ट जो मीराबाई और आबेसी जो है इसको लीड कर रहे थे। मीराबाई जो है ये एक कुलीन वर्ग से संबंध रखता था और इन्होंने मांग की कि समाज के अंदर जो भी जन्मने विशेषाधिकार हैं वो समाप्त होने चाहिए। आबेसी जो है वो एक पादरी था और इसने एक पंपलेट निकाली, एक पत्रिका निकाली और उस पत्रिका जो था उस पत्रिका का नाम था कि तीसरा एस्टेट क्या है। तीसरा स्टेट जो है वो क्या है, इसके नाम से इसने एक पंपलेट, एक पत्रिका निकाली और वहां पर दोनों ने जोशीले भाषण दिए और इसको
तृतीय स्टेट को इन्होंने लीड किया। इसी दौरान यानी कि फ्रांस के अंदर जब ये राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं तो उसी दौरान कड़ाके की ठंड के कारण जो फसल खराब हुई, उस फसल खराब के कारण, और मैंने आपको ये भी बताया था कि उस समय फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई और बढ़ी हुई जो जनसंख्या है उसके पास एक अतिरिक्त अनाज की कमी थी, क्योंकि सरकार ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। अब यहां देखो, जो कड़ाके की सर्द के कारण जो फूड ग्रेन्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो उस दौरान जो बेकरी मालिक थे उन्होंने जमाखोरी को बढ़ावा दिया और एक अफवाह भी फैली फ्रांस के अंदर कि भाई जो बड़े बड़े जो बिग लैंडलॉर्ड्स हैं, जो सामंत जो लोग हैं, इन्होंने भाड़े के ऊपर गुंडे मवाली या लठेतों को बुलाया है। ये एक अफवाह थी और उस अफवाह के दौरान यानी कि फ्रांस के अंदर जो इस प्रकार की जो एक क्रिटिकल कंडीशन थी अर्थव्यवस्था को लेकर के, खाने पीने की जो सामान है, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उनकी कमी हो गई थी। तो उस समय देखो यानी कि लोगों के सामने अपना पेट भरने की एक ऐसी नौबत, एक ऐसी समस्या आ गई थी। तो वो लोग जो हैं, अब देखो जब आदमी भूखा होगा तो उसका अपना पेट भरने के लिए दो ही विकल्प होते हैं, या तो वो मांगेगा या वो छीनेगा। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो भूखी जो जनता थी फ्रांस की, इन्होंने वो जो बिग लैंडलॉर्ड्स के जो बड़े बड़े जो गोडाउन थे उनको लूटना शुरू कर दिया। यानी कि एक प्रकार से हम देखें तो वो जो एक उग्र जो भीड़ थी, यानी कि उस फ्रांस के लोगों के अंदर कितना गुस्सा था कि एक किला था वहां, उस किले का नाम है बास्तिल का किला। यानी कि ये एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जेल के रूप में कन्वर्ट हो चुका था। यहां पर देखो क्या हुआ, उन लोगों ने इस किले के ऊपर धावा बोल दिया। यानी कि जो बास्तिल का जो किला है, ये फ्रांस के लोग इस किले को राजतंत्र यानी कि जो एक प्रकार से जो तानाशाही है, उस तानाशाही का ये प्रतीक मानते थे। यानी कि आम जन के अंदर इस बास्तिल के किले के प्रति जो है वो एक घृणा थी, एक नफरत थी। और उनका गुस्सा देखिए कि फ्रांस के लोगों ने उस बास्तिल के किले की एक एक ईंट को ढहा दिया और उसके अंदर जो भी कैदी थे उन कैदियों को छुड़वा लिया गया और उस किले के अंदर जो भी असला मिला, सामग्री, गोला बारूद, हथियार वगैरह जो है, उन सभी को लूट लिया गया। यानी कि एक प्रकार से हम देखें कि फ्रांस के अंदर एक ऐसी भयावह स्थिति आ गई थी और उस भयावह स्थिति के दौरान यानी कि लुईस 16 को ये भय सताने लगा था कि हो सकता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि फ्रांसीसी जनता कहीं आपकी भी हत्या ना कर दे। और उसने सेना को पेरिस की तरफ जो है वो कूच करने का आदेश दे दिया। लेकिन आम जन के अंदर जो इतना गुस्सा था, उन्होंने सामना किया उन सभी चीजों का। और फिर भयभीत राजा ने क्या काम किया कि उन्होंने जो लोग इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए थे, यानी कि इनको मान्यता दे दी, भयभीत होकर के इनको मान्यता दे दी। और मान्यता जब दी गई तो यहां देखो, मैंने आपको बताया था कि ये जो एस्टाट जनरल जो एक प्रतिनिधि सभा थी, इस एस्टाट जनरल का नाम बदल करके इन लोगों ने कर दिया नेशनल असेंबली, जो आज भी फ्रांस की एक मतलब जो हम ये कह सकते हैं कि कानून निर्माण करने वाली जो अंतिम संस्था है। जैसे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट है, अमेरिका के अंदर है जैसे नेशनल असेंबली है, कांग्रेस है वहां, जैसे ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट है, तो ऐसे ही फ्रांस की जो अंतिम सभा है कानून बनाने वाली, उसका नाम है नेशनल असेंबली। यानी कि यहां पर लुईस 16 ने भयभीत होकर के, क्योंकि उग्र हो चुकी थी भीड़ वहां, तो उस कारण नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। जो इन नेशनल असेंबली को मान्यता दी,
तो यहां पर देखो क्या होता है, एक नया घटनाक्रम उभर करके आता है। और वो घटनाक्रम क्या था देखो, वो घटनाक्रम ये था कि अब यहां आपने अखबार में पढ़ा होगा या ये शब्द कई बार आपके सामने आते हैं, वामपंथी, दक्षिणपंथी, यानी कि राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट। यानी कि ये जो इसकी जो शुरुआत है वो फ्रांसीसी क्रांति की देन है। यानी कि जो जब ये वहां के शासक ने ये मान्यता दे दी नेशनल असेंबली को, तो उस समय फ्रांस के अंदर जो राजा के लेफ्ट हैंड साइड जो बैठे थे वो कहलाए वामपंथी, यानी कि जो आमल चूल परिवर्तन के समर्थक थे फ्रांस के अंदर। दूसरी टाइप के वो लोग थे जो राजा के राइट हैंड साइड बैठे थे, वो लोग कहलाए दक्षिणपंथी, यानी कि वो फ्रांस के अंदर उस राजनीतिक या राजतंत्र का जो सिस्टम है उस सिस्टम को मेंटेन रखना चाहते थे। और जो राजा के बिल्कुल सामने बैठे थे वो कहलाए मॉडरेट, यानी कि मध्य मार्गी। न तो वो उसकी तरफ थे न उनकी तरफ थे, वो कहलाए मध्य मार्गी। तो यहां देखो जो वामपंथी थे इन्होंने क्या काम किया, एक मांग रखी थी कि भाई फ्रांस का जो शासक है, शासक हम इसको खत्म नहीं करना चाहते, ये बना रहे, लेकिन वहां का जो शासक है वो एक संवैधानिक राजतंत्र हो, यानी कि वो अपनी जो शक्तियां हैं, अपनी जो पावर है, उस पावर का वो मिसयूज ना कर सके, अपनी इच्छा से वो सभी शक्तियों का इस्तेमाल ना कर सके, बल्कि उसकी शक्तियों पर कंट्रोल करने के लिए, उसकी शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक पार्लियामेंट हो, एक सभा हो। जैसे हम देखते हैं कि 1688 के अंदर इंग्लैंड के अंदर एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ जॉर्ज प्रथम के शासनकाल में। तो ग्लोरियस यानी कि एक शानदार क्रांति हुई थी। तो उस समय इंग्लैंड के लोगों ने यह कहा कि जो शासक जो है वो पार्लियामेंट के अधीन होना चाहिए। यानी कि पार्लियामेंट क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव्स बॉडी है जनता के द्वारा। तो वहां का जो शासक है वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल स्वेच्छापूर्ण तरीके से ना कर सके, इसके लिए उसको कंट्रोल होना चाहिए पार्लियामेंट का उसके ऊपर। जैसे वो पहले अपनी निरंकुश शक्तियों का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब फ्रांस के अंदर क्या हुआ, एक संवैधानिक राजतंत्र, जो उसके ऊपर एक संविधान का कंट्रोल होगा और अप्रत्यक्ष रूप से पार्लियामेंट के ऊपर उसका पूरा का पूरा नियंत्रण होगा, तो वो कहलाता है एक संवैधानिक राजतंत्र। यानी कि एक संवैधानिक राजतंत्र जो है वो बन गया फ्रांस। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि उसी समय फ्रांस के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसमें सबसे पहला था जिरेंडन्स, दूसरा था जैकोबिन पॉलिटिकल पार्टी और तीसरा था रिपब्लिक रिवोल्यूशनरी वीमेन, एक पॉलिटिकल पार्टी थी। ये जिरेंडन्स जो थे, ये समाज के खाते पीते तबके वर्ग से लोग आते थे। और जो दूसरे जो था आपका रोबेस्पियर, जो नेता था इनका,
इसका नाम था जैकोबिन दल, जैकोबिन पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि अब क्या होता है फ्रांस के अंदर कि फ्रांस जो है वो एक संवैधानिक राजतंत्र तो बन गया, लेकिन उस समय के जो पुअर सेक्शन जो थे, जो गरीब लोग थे, उनमें एक ऐसा भाव क्रिएट हुआ कि भाई हमारे अंदर से ही, जो तृतीय स्टेट के अंदर जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, पावर उन्हीं के पास है। क्योंकि देखो उस समय किसान, कारीगर, महिलाएं, मजदूर, खेतीहर, छोटे दुकानदार, मोची, धोबी, नाई, तेली, इस प्रकार के जो वीकर सेक्शन के जो लोग थे, उनके मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि तृतीय स्टेट के अंदर जो एक मिडिल क्लास है, उस मिडिल क्लास जो है वो पावर में है। तो यहां पर देखो क्या हुआ, ये जो जैकोबिन पॉलिटिकल पार्टी है ये उभर करके आती है फ्रांस के अंदर, और इनका नेता था रोबेस्पियर। यानी कि उस तृतीय स्टेट के अंदर जो लोअर कैटेगरी के लोग थे, यानी कि जो वीकर सेक्शन के जो लोग थे, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि भी पावर जो है वो मिडिल क्लास के लोगों के पास है। ठीक है, तो यहां देखो अब फ्रांस के अंदर यानी कि ऊंचे तबके के जो लोग थे, खाते पीते तबके के जो लोग थे, वो एक उनका जो पहनावा था ब्रीचेस, यानी ब्रीचेस जो है वो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वो हाफ पैंट होती है, हाफ पैंट जिसको बोलते ब्रीचेस, वो पहनते थे। लेकिन यहां से एक नया फ्रांसीसी शब्द सामने आता है और वो आता है सोकुलांत। सोकुलांत इसका मतलब क्या है? विदाउट ब्रीचेस, यानी कि जो घुटने तक की जो पैंट पहनते थे। यानी कि जो लोग उस समय फ्रांस के अंदर जो घुटने तक की जो पैंट पहनते थे, वो सोकुलांत के नाम से जाने गए। यानी कि वो इंडिकेट कर रहा है कि वो जैकोबिन पार्टी का मेंबर है, या उसका वो कार्यकर्ता है, या वो जैकोबिन पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहां देखो रोबेस्पियर जो है अब उभर करके सामने आता है। अब तक देखो 1789 टू 1791 यहां तक फ्रांस के अंदर एक संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो रही है 2 साल के दौरान। जैसे इंडिया के अंदर 1946 टू 1950 तक जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी, यानी कि उस दौरान संविधान निर्माण ही संसद थी और वही कानून संविधान का निर्माण भी कर रही थी और वो एक संसद के तौर पर भी काम कर रही थी। लेकिन जब ये चुनाव करवाए गए 1791 के अंदर, तो रोबेस्पियर की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जैकोबिन पॉलिटिकल पार्टी, वो सत्ता में आती है। अब देखो क्या होता है, अब फ्रांस जो है वो संवैधानिक राजतंत्र की बजाय तब्दील हो जाता है रिपब्लिक के अंदर। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। फ्रांस को एक रिपब्लिक स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। रिपब्लिक यानी कि ये समझना जरूरी है कि गणतंत्र से क्या अभिप्राय है या रिपब्लिक होता क्या है। तो देखो, हेड ऑफ द स्टेट यानी कि जो राज्य का जो मुखिया है वो इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे आपने देखा हो अपने संविधान की जो प्रस्तावना है, उस संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संवैधानिक लोकतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक देश घोषित किया गया है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि लोकतांत्रिक तरीके से
लोकतांत्रिक तरीके से लाइन के अंदर जो सबसे अंतिम व्यक्ति है वो व्यक्ति भी इस पद तक पहुंच सकता है। यानी कि जैसे अपने देश के अंदर जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, या उससे पहले भी जो राष्ट्रपति बने वो बिल्कुल नॉर्मल सामान्य परिवार से उस पद तक पहुंचे हैं। यानी कि ये होता है गणतंत्र, राज्य का मुखिया जो है वो जनता द्वारा निर्वाचित हो, क्योंकि पहले जन्मने विशेषाधिकार से वंशानुगत क्रम से वही बनते थे। अब फ्रांस को जो है वो एक गणतंत्र जो है वो स्थापित कर दिया जाता है। इसके बाद फ्रांस के अंदर एक बार फिर जो है उथल पुथल का समय आता है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।